फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे मेरे हिसाब से। तो हम इससे पहले वाले लेक्चरों में टेस्ट पढ़ रहे थे, हाइपोथेसिस के टेस्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो उसके लिए हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के। मैं प्रोबेबिलिटी तुम्हें स्टार्टिंग से समझ में आऊंगा समझाऊंगा, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, कोई सी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो। प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा इसे आसानी से अच्छे से समझ सकता है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर दो क्लासिफाइड होते हैं, एक्सपेरिमेंट के अलग अलग क्लासिफाइड होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया। ठीक है। अलग अलग क्लासिफाइड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है एनी प्रोसेस बाय विच वी वेरीफाई सम हाइपोथेसिस और वी डेवलप सम न्यू रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड इन ए लैब और इन ए फील्ड। हम जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कहीं लैब में किया एक्सपेरिमेंट या कहीं फील्ड पे किया, कहीं भी जगह हम जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस वो होता है हमारा, क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। फिर क्या, हमने एक्सपेरिमेंट को दो कैटेगरीज में क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। उसमें हमारी होती है, एक तो डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, जो डिटरमाइन हो जाता है, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमें, ये जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड, कोई साउंड है, उसकी वेलोसिटी पता करनी। ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी हम आसानी से पता कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। उस डिवाइस से हमें पता चल जाएगा, तो हमें एक डिटरमाइन मिलेगा। हमें इसके कोई अदर अदर अलग अलग रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट मिल रहा है इसका। ठीक है। तो जब हमारा किसी भी एक ही रिजल्ट मिलता है और वो उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन होती है, तो वो होता है हमारा डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट, है डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट। फिर आता है हमारा, क्या आता है? रेंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो देखो, डिटर्मिनेटिव एक्सपेरिमेंट में और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितना टेम्परेचर पे है। ठीक है। आ गया। या फिर मैंने बोल दिया कि वो स्पीड क्या है, ट्रैक्टर की स्पीड क्या है, या फिर बाइक की स्पीड क्या है, या फिर ट्रक की स्पीड क्या है, कार की स्पीड क्या है। ठीक है। इन सारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, तो हमें एक डिटरमाइन वैल्यू मिलती है, हमें फिक्स वैल्यू मिलती है कि हाँ भाई, इसकी इतनी स्पीड है। ठीक है। यहाँ तक बस। फिर आता है हमारा, क्या आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट इन विच वी हैव मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट एंड वी डोंट नो विच रिजल्ट इज गोइंग टू अकर। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका उसका हमें एक पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिला। उससे एक पॉसिबल नहीं, कुछ और पॉसिबल वैल्यू मिली है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैंने टॉस कॉइन को टॉस किया, ठीक है। एक कॉइन टॉस किया, तो मैं ये बता नहीं सकता हूँ फिक्स कि मेरी डिटरमाइन वैल्यू क्या आएगी, हेड आएगी या टेल आएगी। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि भाई, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी कोई डिटरमाइन वैल्यू नहीं है। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि फिक्स, हाँ भाई, जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो हमारा हेड ही हेड आएगा या टेल ही टेल आएगा, ऐसे नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये हो कि एक मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट, एक किसी कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक से ज्यादा जब रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो वो होता है हमारा, क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेटिव में क्या होता है कि हमारा एक वैल्यू डिटरमाइन होती है, एक ही पॉसिबल रिजल्ट मिलता है हमें कि भाई, ये हमारा इसका रिजल्ट है। ठीक है। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई डाइस है, उस डाइस को थ्रो किया, ठीक है। तो डाइस को थ्रो करने पर मेरे पास अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं कि डाइस के ऊपर वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। ठीक है। तो ऐसे कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं है यहाँ पर, वैल्यू डिटरमाइन नहीं है यहाँ पर। पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स ले, अब मैंने उसमें से कार्ड सेलेक्ट किया, तो कार्ड कोई सा भी आ सकता है, वो कार्ड सेट्स आ सकता है, ठीक है। हार्ट वो आ सकता है, स्पेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसमें किंग आ सकता है, या फिर हमारा
इक्का आ सकता है या हम बोल सकते हैं हमारा कुछ भी आ सकता है, खून आ सकता है, ठीक है? तो जब हम कार्ड की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें भी देखो एक ही पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें हमें कई सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, कोई सा भी हमें रिजल्ट मिल सकता है। हम फिक्स कह नहीं सकते कि हमारे पास एक डिटरमाइन रिजल्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि व्हाई वी नीड प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों है भाई, हम क्यों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इसको, तो उसके बारे में पता करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू नो द चेंज ऑफ अक्यूरिंग एनी इवेंट अ पर्टिकुलर रिजल्ट और सेट ऑफ रिजल्ट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? हम इसमें बोल रहे हैं कि जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या बताया मैंने अभी कि मोर देन वन रिजल्ट मिल सकता है। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारा कोई एक रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट के कितना चांसेस है कि उस एक्यूरिंग उस इवेंट के होने के कितने चांसेस है, तो वो हम निकालते हैं, किसमें निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता है, इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ी। अब क्या होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो कि जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है? जब मैं कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, पर हम हेड की अक्योरिंग कितना अकर हो सकता है, हेड कितनी बार आ सकता है, हेड की क्या चांसेस हैं आने की, तो इस बारे में जब बात करते हैं तो वहां हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद हमें जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी की क्या क्या चीजें होती है उनको बारे में समझना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारा सबसे पहले आता है, हमारा क्या आता है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट डिनोटेड बाय, ऐसे इसको डिनोट किससे करते हैं, जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के। एक एक लाइन को अच्छे से समझते जाना, एक बार रिवाइज कर लेना और फिर प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने लगोगे, तुम्हें हाँ चीजें समझ में आएगी कि हाँ भाई इस जगह पे ये चीज हो रही है, इस जगह पे ये चीज हो रही है। तो उसलिए मैं तुम्हें बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बताना पहले जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट। ऑल पॉसिबल रिजल्ट का मतलब क्या हो कि जब मैं किसी, जैसे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कॉइन को जब टॉस कर रहा हूँ तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ। हमारे पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, दो ही तो है। जब मैं टॉस कर रहा हूँ किसी कॉइन को तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से और तो कुछ आ नहीं सकता, ठीक है? तो हमारे ये क्या हो गए, पॉसिबल रिजल्ट हो गए कि ये हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमारी सैंपल स्पेस क्या होता है कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एनी इवेंट, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट हमें मिलेंगे, उन सारे रिजल्ट की जब बात करते हैं तो वो होता है हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर होता है कोइन इज टोस टू टाइम्स और टू कोइंस आर टोस साइमल्टेनियसली। जब यहाँ पर मैंने बात किया किसकी, एक कोइन की, जब मैंने एक कोइन को टॉस किया, ठीक है, तब हमने बात किया सैंपल स्पेस की, तो उसमें क्या है, हेड और टेल है। अब मैं जब दो कोइन के सैंपल स्पेस की जब बात करता हूँ, जब मैं दो कोइन को टॉस करता हूँ तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, यहाँ देखो देखो, जैसे हमने एक कोइन को टॉस किया, फिर आया हमारा हेड, और एक दूसरे कोइन को टॉस किया तो उसके उसका है हमारा टेल। जब मैं दो कोइन की बात करता हूँ तो मेरा जो हेड आया है फर्स्ट कोइन में, उस हेड के साथ हमारा हेड भी आ सकता है दूसरे कोइन का और टेल भी आ सकता है। जब मैं फर्स्ट वाले कॉइन के टेल की बात करता हूँ तो उसके साथ हमारे सेकंड वाले कॉइन का हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा जब मैं टू टाइम्स कॉइन को टॉस करने की बात करता हूँ या दोनों को साइमल्टेनियसली करने की बात करता हूँ, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है? तो हमारा क्या बनेगा सैंपल स्पेस, एच। ऑल पॉसिबल रिजल्ट, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, दो कोइन को मैंने साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जब टॉस किया है, तो हमारे रिजल्ट क्या क्या बन सकते हैं कि हमारा हेड के, जब फर्स्ट कॉइन पे हेड हो तो सेकंड पे हेड आ सकता है, जब फर्स्ट कॉइन पे हेड हो तो सेकंड पे टेल आ सकता है, जब फर्स्ट कॉइन पे टेल हो तो सेकंड पे हेड आ सकता है, और फर्स्ट कॉइन पे टेल हो तो सेकंड पे भी टेल आ सकता है, ठीक है? तो इस जब हम टू कॉइन की बात करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना बनेगा, हमारा रिजल्ट ये बनेगा, तो वो हमारा होगा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा किसका, जब हम टू कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा, ठीक है? अब देखो, इसमें मैं अब जैसे पूछ लिया कि थ्री टाइम्स हम कोइंस को करेंगे, तो थ्री टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा, एच फर्स्ट कोइन के लिए, फिर फर्स्ट कोइन के साथ एच
ठीक ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले कॉइन के टेल के साथ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फिर मैं बात करूंगा जब थर्ड कॉइन की, तो थर्ड थर्ड कॉइन में क्या होगा कि फर्स्ट वाले कॉइन में तो हेड हो, सेकंड में हेड हो और थर्ड में भी हेड हो, ठीक है। यहाँ पे टेल, ठीक है, इन सब के साथ आ जाएगा तो हेड टेल, फिर इसके साथ भी हेड टेल, इसके साथ भी हेड और टेल, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक हो। तो हमारा जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, हमारा जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, एच 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 टी, हेड 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 टेल, फिर बनेगा हमारा हेड टेल हेड, ये वाला हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। जब इन सबको मैं लिखूंगा, यहाँ पर इन सबको मैं लिखूंगा तो हमारे कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल आउटकम्स बनेंगे हमारे 8 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो जब मैं कॉइन को टॉस करने की बात करता हूँ तो हमें टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने वन कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने मिले, 2। जब मैंने इसको किया तो कितने मिले, 4। जब मैंने इसको किया है तो कितने मिले, 8, ठीक है। तो जब मैं अगर 4 कोइंस को एक साथ साइमल्टेनियसली करता हूँ तो कितने को मिलेंगे, जब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 की पावर 1, यहाँ पे बन रहा है 2 की पावर 2, यहाँ पे बन रहा है 2 की पावर 3। जब मैं 2 कोइन को साइमल्टेनियसली करता हूँ तो 2 की पावर 2, और जब मैं 3 कोइन को एक साथ करता हूँ तो 2 की पावर 3, जब मैं 4 को करूंगा तो 2 की पावर 4। तो जब हम बोलते हैं कि मैंने किसी कोइन को एन टाइम, मैंने किसी कोइन को एन टाइम, अगर एन कोइंस को साइमल्टेनियसली, एन कोइन है हमारे पास, उसको मैंने एक साथ अगर टॉस किया या फिर एक कोइन को मैंने एन टाइम टॉस किया, तो हमारे जो ऑल पॉसिबल आउटकम बनेंगे सैंपल के अंदर, कितना आउटकम बनेंगे वो होगा हमारा 2 की पावर 8। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 2 की पावर 8 बनेगा, समझ में आ गई बात, याद, ठीक है। अब मैंने सैंपल स्पेस की बात कर रहा था, तो सैंपल स्पेस में हम किसी भी, ये तो हमारा कॉइन का मैंने समझाने के लिए बता दिया, तो ठीक है, इसमें कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बताया था कि वन और मोर, वन से मोर जब रिजल्ट मिलेंगे, एक से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे जो डिटरमाइन नहीं है कि कौन सा आ सकता है, तब हम बनेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हो सैंपल, अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि मैंने डाइस को थ्रो किया, ठीक है। तो डाइस को थ्रो किया मैंने, तो जब उसके हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, जब डाइस के थ्रो करने की सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है और 6 होता है, ठीक है। कि डाइस के ऊपर 1 रिजल्ट भी आ सकता है, 2 वाला रिजल्ट भी आ सकता है, 3 वाला रिजल्ट भी आ सकता है, 4 वाला रिजल्ट भी आ सकता है, 5 वाला भी आ सकता है और 6 वाला भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चले, ठीक है। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया क्या होता है सैंपल स्पेस। फिर बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर आने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारी कहाँ पर एलिजिबल होगी, कि भाई हमने ये कंडीशन होगी तब हम प्रोबेबिलिटी की ये वाली जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला एलिजिबिलिटी तुम्हें पता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर से एक और बार बता रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जब मोर देन 1 रिजल्ट हमें मिलते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, कि चांसेस जानने के लिए कि जो हमारा इवेंट में मोर देन 1 रिजल्ट आ रहा है उसमें से किसी पर्टिकुलर एक रिजल्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रिजल्ट के आने के चांसेस क्या है, ठीक है। तो हमें इसलिए प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं इन क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू यूज फॉलोइंग टर्म्स रिलेट टू इवेंट। प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के लिए फॉलोइंग टर्म्स है हमारे पास, ये टर्म्स जब हमारी फॉलो होगी तब हम बोलेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी की ये वाली डेफिनेशन जो है वो हमारी सही है, ठीक है। तो इसमें जो टर्म्स आती है उसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैंट अकर साइमल्टेनियसली और प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर
टेनिस लीग अक्यूरेंस इज जीरो। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह हो कि जैसे मैंने कॉइन की बात करता हूँ, मैं इन टॉसिंग ए कॉइन अक्यूरेंस ऑफ हेड एंड अक्यूरेंस ऑफ टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो मेरे पास इसका सिंपल स्पेस क्या है? हेड आया और टेल आया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास अगर हेड आने का फेवरेबल कंडीशंस क्या बनेगी। जब मैं इसके में जब कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड आने के चांसेस क्या है, हेड अक्यूरेंस होने की क्या है। तो मैं इसको लिखता हूं जैसे कि मेरा हेड आने के लिए होता है हमारा एच। एच लेंगे हम, इसमें जैसे मैंने बोला फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन हमने एक कंडीशन दे दी भाई, हमें चाहते हैं कि कॉइन को टॉस करें तो उसमें क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। फिर मेरी फेवरेबल कंडीशन है कि मैंने बोला कि हेड नहीं भाई, टेल आना चाहिए। तो जब मैं इस हेड और टेल की जब बात कर रहा हूं, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये हमारी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। क्योंकि मेरा जो है हेड है वो रिजल्ट टेल के अंदर नहीं आ रहा, दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? दोनों रिजल्ट अलग अलग है। यहाँ पे हम हेड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे टेल की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। जब दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं होगी दोनों इवेंट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। एक और बार समझा देता हूँ, जैसे मैं एक डाइस ले रहा हूँ, जब मैं डाइस की जब सैंपल स्पेस की बात करता हूँ तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ इवेंट की बात करता हूँ। मैंने बोला कि इवेंट वन है कि भाई जब मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो हमारे क्या आना चाहिए? ओड नंबर आना चाहिए। तो ओड नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 और 5। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि हमारा एक इवेंट है, उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए कि इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 और 6। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा जो इवेंट है वो इवेंट की जो वो है वो लेस देन 4 आना चाहिए, कि जो उसके अंदर जो कंडीशन है, जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ तो उसमें जो लेस देन 4 वाले जो नंबर है वो आना चाहिए। तो लेस देन 4 वाला क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा इवेंट 1 है, 2 है और 3 है। अब मैं बोलूँ कि क्या इवेंट 1 और इवेंट 2 जो है क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? देखो, जब इवेंट वन में देख रहे हैं तो वन आने की, थ्री आने की और फाइव आने की चांसेस की बात की गई है। इवेंट टू में 2 4 और 6 की बात करें, क्या दोनों में कोई कॉमन चीज है? क्या दोनों में कोई कॉमन चीज है? क्या दोनों में एक साथ कुछ एक साथ होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? क्या दोनों में एक साथ कुछ चीज चीज होने कोई चीज है कि भाई इसमें भी टू की बात की जा रही है और इसमें भी टू की बात की जा रही है? नहीं भाई, दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। तो दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब बात करता हूं मैं वन और थर्ड की। जब बात करता हूँ, क्या वन और थर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? तो वन और थर्ड की बात करें तो 1 3 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 दोनों में वन और थ्री जो है, दोनों में जो वन और थ्री है ये दोनों एक हो रहे हैं। कि दोनों को जब साइमल्टेनियसली बात करें तो इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में आ रहा है भाई कि ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है, कि यहाँ पे भी थ्री आ रहा है, यहाँ पे भी थ्री आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है। तो ये क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंडरस्टैंड हो गया क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? ठीक है, क्या बताया मैंने कि इवेंट वन है, इवेंट वन है उसमें 1 3 और 5 है, ओड नंबर की जब बात कर रहे हैं। इवेंट टू की जब हमने बात की तो वो आया हमारा कितना? 2 4 और 6 आया। ठीक है, इवेंट थ्री की जब बात की कि मैंने बोला भाई लेस देन 4 आना चाहिए, तो 1 2 और 3। जब मैं इन दोनों कंडीशन की बात करता हूँ तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब इन दोनों की बात करता हूँ तो वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है हमारे। जब मैं वन और थर्ड की बात करता हूँ तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जो अक्यूरेंस जो इसमें अक्यूरेंस हो रहा है वही चीज इसमें अकर हो रहा है, जो चीज इसमें अकर हो रही है वही चीज इसमें अकर हो रही है। इसलिए हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख रहे हैं। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? कि टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली इफ दे कैंट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों में
साइमल्टेनियसली एक साथ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसकी कोई डेफिनेशन क्या है? इन जनरल इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नो टू और मोर देन टू इवेंट कैन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब कि कोई इवेंट एक बार हो गया है, उसी के साथ जब हम दूसरा इवेंट भी सेम हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, ये तक बात समझ में आता है आगे? ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए हमारी प्रोबेबिलिटी की, जो क्लासिकल मैथमेटिकल जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, वो है कि इक्वली लाइकली इवेंट होना चाहिए। जब इक्वली लाइकली इवेंट होगा, तो इसका क्या मतलब हो, इवेंट आर इक्वली लाइकली इफ दे आर हैविंग द सेम चांस ऑफ अक्यूरेंस। क्या बोला है? इवेंट आर इक्वली लाइकली इफ दे आर हैविंग द सेम चांस ऑफ अक्यूरेंस। ठीक है। जब मैं जैसे एक कॉइन की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो हमारा हेड आने का हेड आने का जो चांस है, और हमारे टेल आने का जो चांस है, इन दोनों चांसेस की बात करूं तो इसके आने के चांसेस और इसके आने के चांसेस दोनों बराबर है। जब मैं इसके आने के चांसेस की बात करता हूँ और इसके आने के चांसेस की बात करता हूँ, तो दोनों चांसेस, या तो हेड आएगा या टेल है, पर दोनों के चांसेस बराबर है कि भाई हेड भी के आने के भी उतने ही चांस है और टेल के भी आने के उतने ही चांस है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा इक्वली लाइकली इवेंट हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? ठीक है। अब जब मैं डाइस की बात करता हूँ, देखो डाइस में जब इवेंट वन के डाइस की बात की मैंने, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वन, थ्री और फाइव, टू, फोर और सिक्स है। ठीक है। तो ये वाले इवेंट की चांसेस जो है, ये वाले इवेंट के चांसेस है और इस वाली जो इवेंट के चांसेस है, वो क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें भी थ्री है और यहाँ पर भी थ्री है। ठीक है। तो जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वन, थ्री और फाइव के आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने टू, फोर, सिक्स के आने के चांसेस है। वन, थ्री, फाइव के आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने टू, फोर, सिक्स के आने के चांसेस है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। कौन से इवेंट हो जाएंगे ये दोनों? इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि वन, थ्री और फाइव, इवेंट वन और इवेंट थ्री की बात करता हूँ जब मैं, तो इवेंट वन में हमारे चांसेस वन, थ्री और फाइव है और इसमें हमारे वन, टू और थ्री इवेंट है। ठीक है। तो इन दोनों के आने के चांसेस क्या बराबर है? इन दोनों के आने के चांसेस क्या बराबर है? क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन चीजें आ रही है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन चीजें आ रही है। ठीक है। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो जब मैं ए और सी, फर्स्ट और थर्ड इवेंट की जब बात करता हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड इवेंट जो है, इसमें जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो दोनों के चांसेस भी नहीं है कि दोनों इक्वली चांसेस हो कि इसमें वन और थ्री कॉमन आ रहा है, इसमें वन और थ्री कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो इन वन और थ्री के चांसेस तो यहाँ पे हो गए, पर यहाँ पे टू है और यहाँ पे फाइव है। ठीक है। इस वाली कंडीशन में बोलेंगे हम कि ये क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं। ठीक है। जब, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम टू और थ्री की जब बात करेंगे, तो इसमें भी देखो टू आ रहा है, इसमें भी टू आ रहा है, तो ना तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और ना ही ये क्या है, इक्वली लाइकली है, क्योंकि दोनों के चांसेस सेम नहीं है, दोनों के आने के चांसेस हमारे क्या है, सेम नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है और इक्वली लाइकली भी नहीं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम, क्या होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जब बात करते हैं हम, तो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट होता है हमारा, इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन कवर द सैंपल स्पेस। जब मेरे पास अलग अलग इवेंट है, जैसे मैंने बोला इन टॉसिंग ए कॉइन occurrence ऑफ हेड एंड पर्स, अब मेरे पास एक्यूरेंस ऑफ टेल की जब मैं बात करता हूँ,
या जब मैं अक्रूरेंस ऑफ हेड की जब बात करता हूँ, हमारे पास दो इवेंट है, ठीक है, इवेंट वन है और इवेंट टू। अब जब इन दोनों इवेंट का जब मैं यूनियन लेता हूँ, इन दोनों इवेंट का जब मैं यूनियन लेता हूँ, तो वो हमारा सैंपल स्पेस जब बन जाता है, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, एच और टी होगा। जब इन दोनों कंडीशन का यूनियन लेता हूँ, जब इसका और इसका यूनियन लेता हूँ, तो वो क्या बनेगा, एक तो टी बनेगा, एच बनेगा और टी बनेगा। तो ये वाला जो है हमारा, वो क्या है, सिंपल स्पेस के बराबर है। तो ये हमारा जो इवेंट है वो क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है ये वाले। ठीक है, फिर जब मैं उसकी बात करता हूँ, जब मैं उसकी थ्रोइंग ए डाइस की बात करता हूँ, तो देखो, जब मैं फर्स्ट और सेकंड इवेंट की जब मैं बात करता हूँ, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इवेंट की बात की, तो इसका जब मैं यूनियन लेता हूँ, तो क्या वो यूनियन बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनियन आया है वो क्या सिंपल स्पेस के बराबर है, हाँ भाई सिंपल स्पेस के बराबर है, सिंपल स्पेस के बराबर ही तो है, सिंपल स्पेस हमारा यही तो बनेगा। तो इवेंट वन और इवेंट टू क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, फिर जब मैं बात करता हूँ इवेंट वन और थ्री के यूनियन की, तो इवेंट वन और थ्री का यूनियन क्या बनेगा, वन बनेगा, टू बनेगा, थ्री बनेगा और फाइव बनेगा। क्या ये जो इवेंट है ये क्या उसके सैंपल स्पेस के बराबर है, नहीं है भाई, सैंपल स्पेस तो हमारा ये है। तो जब वन और थर्ड इवेंट है वो क्या है हमारे एग्जॉस्ट, नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे क्या है, नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट वन और थ्री। ठीक है, इसको अपने नोट्स में अच्छे से बना देना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझना जरूरी है, इक्वली लाइकली क्या होता है उसको समझना जरूरी है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, हर एक इवेंट्स को समझना जरूरी है अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये सारे इवेंट जब पता होंगे तुम्हें कि भाई हाँ यहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जब हम मल्टीप्लाई थ्योरम की बात करेंगे, एडिशन थ्योरम की बात करेंगे, कहाँ पर कौन सा कॉमन चीज आ रही है, तो हमें वो चीजें सारी यहाँ से पता पड़ेगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, इक्वली लाइकली है या नहीं है, या एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की ये सारी चीजें क्या है, बेसिक चीजें। ये बेसिक चीजें तुम्हें पता होगी तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी बाद में। आगे जब तुम प्रोबेबिलिटी करते हो तो फिर स्टार्टिंग में तो तुम एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगा के कर लोगे प्रोबेबिलिटी को, पर जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें इवेंट ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, क्या इवेंट के आने के चांसेस क्या है, कौन सा इवेंट कौन सा वाला इवेंट है, तो फिर तुम्हें आगे दिक्कत होगी प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक्स समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा, फिर हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि भाई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती क्या, क्लासिकली और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ देर आर एन रिजल्ट आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके जो आउटकम्स हैं उसका क्या, वो कितने हैं, एन आउटकम के, हमारे एन आउटकम आ सकते हैं। जैसे मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, एक कॉइन को टॉस किया तो एच और टी, तो इसमें आउट टोटल आउटकम कितने हैं, टू है। ठीक है, जब मैं डाइस की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो उसके रैंडम उसके कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है, इसके आउटकम। तो एन ले लिया हमने कि भाई कोई भी इवेंट हो उसके एन रिजल्ट है, आउटकम एन रिजल्ट है। तो रैंडम विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव। जो इवेंट हमने, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव है, एंड आउट ऑफ दिस रिजल्ट एम रिजल्ट आर फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैंने बोला कि इसमें से ओड नंबर आने के फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं, तो ओड नंबर क्या है, 1 3 और 5। ठीक है, तो जो हमारे फेवरेबल चांसेस है वो कितने हैं, फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, फेवरेबल चांस 1 2 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल नंबर हो गया। ठीक है, रिजल्ट हो गया फेवरेबल, तो उसको हमने क्या एम से डिनोट किया। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पीई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे ई है इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी एम अपॉन एन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, कि हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है। जब मैंने इसकी बात की कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे फेवरेबल कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की, फेवरेबल कितने चांसेस है हमारे 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/। ठीक है, यहाँ तक बस समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझ में आ गया क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ सम रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में हमें पता नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब तुम आंसर निकाल के आ रहे हो 1 से ज्यादा, 0 से कम,
ठीक है, तो हमारी वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी नहीं हमारी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ पता होनी चाहिए कि हमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सम रिजल्ट है यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो जीरो से ज्यादा होगी या एक से कम होगी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी आए वो हमेशा जीरो से वन के बीच में ही रहेगी। इसका भाई साइंटिफिक भाग में बताऊं तो मैं अच्छी सी बात बताऊं तो मैंने बोला कि हेड और टेल, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आएगा। ठीक है, जब मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ रिजल्ट, इस पूरे सैंपल स्पेस जो होगा, जो सैंपल स्पेस के आउटकम है ट्रू, अब मुझे इस सैंपल स्पेस के आउटकम्स के अंदर से ही तो किसी रिजल्ट को उठाना है। जो हमारा सैंपल स्पेस होगा उसी में से तो मुझे एक आउटकम निकालना है। तो ये तो होता है एग्जॉस्टिव के रिजल्ट जो भी हम लेंगे, जो भी इवेंट लेंगे वो इस सैंपल स्पेस के अंदर ही से होना चाहिए। ठीक है, तो सैंपल के रिजल्ट के अंदर से होना चाहिए। जब मैं हेड की बात करता हूँ तो इसके चांसेस कितने, वन है। जब मैं टेल की बात करता हूँ तो इसके चांसेस भी वन है। तो ये वन है और ये वन है, और टोटल आउटकम्स हमेशा कोई भी रिजल्ट लेंगे उससे ज्यादा हो गया या बराबर होगा, है ना, ज्यादा होगा या बराबर होगा। इसलिए हमेशा जो m होता है, जो हमारा जो m अपॉन n की जब बात करते हैं तो हमारा जो m होगा वो या तो n के बराबर होगा या n से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा, क्योंकि हम जो रिजल्ट ले रहे हैं वो उस सैंपल स्पेस में से तो ले रहे हैं, टोटल आउटकम्स में से तो ले रहे हैं, या तो उसके बराबर हो गया मतलब। तो जब m हमेशा छोटा है, जब m हमेशा छोटा है या बराबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन से कम ही तो आएगी हमेशा, है ना, तो वन से कम ही आएगी या फिर वन के बराबर। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वन आ जाएगी, इससे ज्यादा तो आएगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो जीरो से वन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बात की कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ई विल नॉट अकर्स, कि जो हमने इवेंट लिया है, जैसे इस वाली कंडीशन में मैंने बोला कि ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि भाई मैंने डाइस को थ्रो थ्रो किया और उसमें ओड नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने फेवरेबल कंडीशन निकाला ओड के लिए 135, इसका 3 आया और इसकी प्रोबेबिलिटी आई हमारे 3 वैसे। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम मैं बोलता हूँ कि भाई ओड नंबर नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओड नंबर नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ओड नंबर नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, ओड नंबर नहीं आएगा तो हमारा क्या आ सकता है, टू आ सकता है, फाइव आ सकता, टू आ सकता है, फोर आ सकता है और सिक्स आ सकता है। अगर ये चीज नहीं आएगी तो ये आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 3/6 ही होगी इसकी भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि कोई इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से हम जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी पी बार। पी बार से डिनोट करते हैं नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पी बार कितना हो जाएगा, वन माइनस पी हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी हमारी आई है किसी इवेंट की उसको वन में से माइनस कर देंगे तो हमारी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स चीजें होती हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब इस बेसिक्स समझ में आ जाएंगे तो तब जाके तुम प्रोबेबिलिटी को आगे अच्छे से पढ़ पाओगे, आगे अच्छे से समझ में आएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बेसिक्स, हर कोई भी चीज कर लो तुम, उसके बेसिक्स पता नहीं है तो तुम्हें कहीं ना कहीं बाद में दिक्कत होगी होगी। इसलिए पहले बेसिक्स पे कमांड कर लो अच्छी। बेसिक्स अगर तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी भाई, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में किन किन चीजों का, किन किन टर्म्स का होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें जब पता होगी तो प्रोबेबिलिटी आसानी से यूं हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, पर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से अच्छे से अगर तुम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर में वैसे यही खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जब मैंने सारी चीजें बताई हैं उसके बेसिक्स के अकॉर्डिंग, तो उस बेसिक्स के अकॉर्डिंग के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे और प्रोबेबिलिटी में अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे मतलब कुछ और चीजें जो प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी चीजें हैं उनको, सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस
ठीक है? और चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो अभी-अभी चैनल को स्टार्ट किया हूँ। अगर अच्छा पढ़ाया हो, तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।